लोग लोटे क्यों बढ़ते हैं? गाड़ी के अंदर से बैठ के पाकिस्तान का झंडा देखता है तो पहले तो दिमाग वहाँ ख़राब हो जाता है। थोड़े दिनों के बाद उतर जाना है, ना झंडा होगा ना डंडा होगा ना डाला होगा। थोड़े दिनों के बाद झंडा ना हो और ये आगे पीछे डाले भी ना हो, 45 दिन के बाद नहीं होगा, नहीं होगा 45 दिन, लेकिन डंडा जरूर होना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त एक हाइब्रिड वॉर का शिकार है जी। एक नई किस्म की वॉर है, जंग है जो पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दी गई है। सो हाइब्रिड वॉर में सारी चीजें मिलके इकोनॉमी को हाइब्रिड वॉर में होता ही है कि इकोनॉमी जो है उसको डिस्टर्ब किया जाता है ताकि हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है हम उस पर बात ही ना कर सकें। हमारी पॉलिटिकल सेटअप्स जो है उनको डिस्टर्ब किया जाता है ताकि हम जनाब आगे टोरी ना सकी। ऐसी इदारों के साथ टकराव होता है, इदारों से टकराव मतलब कि अभी देखा जाए तो आप लोगों का ज्यादा चल रहा है, मुस्लिम लीग नून का ज्यादा चल रहा है। लफ्ज का हम तर्जुमा थोड़ा सा कर लें, हाइब्रिड क्या होता है? एक मिनट सब ये जो जंग है ये इसमें सारी चीजें आती हैं। पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाता है, जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो जाती है, सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो अहम रोल अगर देखा जाए, जो हाइब्रिड वॉर का एक डेफिनीशन है वो देखा जाए तो उसमें से बड़ा अहम रोल प्ले किया जा रहा है आपके एंड से, मतलब कि आपकी पार्टी के एंड से। देखें, सो यू आर पार्ट ऑफ दैट हाइब्रिड वॉर जो हम पे मुसल्लत कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा लाइटर वे में राना मोहम्मद अफजल साहब से बात करना चाहूँगा, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना। और मैं भी राना, ये भी राना, तो दो राणे इकट्ठे हो गए ने, पता नहीं अल्लाह खैर ही करे जी। राना साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। वैसे बड़ी देर की तुसी आंदे आंदे मेरे को बस तुसी भी राणे हो इस करके। अच्छा, ये लोग लोटे क्यों बनते हैं? वैसे मैं पहले मैं समझता था कि ये क्या इशू क्या है, और बाई चांस कह रहे हैं मैं जब वज़ीर बना तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो दुनिया ही और है। वो जब आदमी गाड़ी के अंदर से बैठ के पाकिस्तान का झंडा देखता है तो पहले तो दिमाग वहाँ ख़राब हो जाता है, फिर आगे वो मोटरसाइकिल वाला, पीछे डाला, फिर सायरन, तो बंदा सोचता है कि क्लू की और हूँ। और फिर जब वो, अभी तो मेरा उतरा नहीं लेकिन थोड़े दिनों के बाद उतर जाना है, तो मैं सोचता हूँ कि यार फिर मैंने इन सड़कों पे अकेले पहले की तरह फिरना है। तो मेरे ना झंडा होगा ना डंडा होगा ना डाला होगा। तो फिर मुझे समझ आई कि ये लोग लोटे क्यों बनते। तो है, वो उनको ये जो चीज़ें हैं ना, वो कहते हैं पता नहीं शायद अल्लाह मियां ने परमानेंट दी हुई हैं, तो वो कारकर्दगी के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा। कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, थोड़े दिनों के बाद हो सकता है झंडा ना हो और ये आगे पीछे डाले भी 45 दिन के बाद नहीं होगा, नहीं होगा 45 दिन, लेकिन डंडा जरूर होना चाहिए। अल्लाह उनको भी खुश रखे। अच्छा, क्या हो कह रहा है मियाँ साहब कल को अंदर हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? कोई एजिटेशन के चक्कर में आप लोग? देखिए, अब ये हमारे लिए बड़ा सीरियस सवाल है कि मियाँ साहब अंदर हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि मैं अभी थोड़े दिन पहले वो मेरी नज़र से गुजरा कि 21 साल के लिए नाअहल और 14 साल की कैद और 2 करोड़ रुपया जुर्माना, तो मियाँ साहब ने पहले भी भुगता था। मियाँ साहब शायद इसलिए टारगेट बन जाते हैं कि जब पाकिस्तान की मईशत को वो ठीक करने लगते हैं, उनका ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको हुकूमत से, गवर्नेंस से उतार दिया जाता है। तो इस दफ़ा एक बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली है। इसमें सोशल मीडिया का शायद बहुत बड़ा रोल है। लोगों को इस चीज़ का शिद्दत से एहसास है कि 17 वज़ीर आज़म को टेन्योर नहीं पूरा करने दिया गया। एक मियाँ साहब गलत हो सकते हैं, कोई और गलत हो सकता है, 17 के 17 गलत थे। तो ये आवाम के अंदर एक फाइट बैक का जज्बा जो पैदा हुआ है कि इस दफ़ा हमने ये कर लें, ज़्यादती, जेल भेज दें, उनकी पार्टी डबल वोट लेगी। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें पूछूं। आपने कहा जनाब कि इकॉनमी मियाँ साहब ने ठीक की। जी हाँ, ठीक है। पिछले 4 साढ़े 4 साल में जितनी रुथलेस किस्म की बोरविंग हुई है
उसको वापस देने का कोई तरीका कार था जहन में जब बोरोइंग की जा रही थी, कर्जे लिए जा रहे थे? देखें, आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है और ये आजकल एक सबसे बड़ा इशू लोगों के जहनों में डाला गया। एक तो ये कि मियाँ साहब करप्ट बहुत हैं, दूसरा हमारी करप्शन की बात मैंने आपने अभी नहीं की ना, जो फीड किया जा रहा है हमारे खिलाफ कि बड़ी करप्शन हुई है। मैं उनसे पूछता हूँ कि यार वो जो 3 लंदन के फ्लैट हैं वो बड़े हैं कि आसिफ जरदारी के 3 बिलावल हाउस बड़े हैं, तो जिनमें बेसमेंटें हैं, जिनमें पता नहीं क्या कुछ है, जिन एकड़ों के ऊपर हैं और 2-2 लाख स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन है। बहरहाल इसको छोड़े, नहीं तो आप इतना साल रहे, आपने पकड़ना था फिर जरदारी साहब। अर्ज करता हूँ ना जी, वो एक वो हो गया, दूसरा कर्जे बहुत लिए। देखें, बात ये होती है कि इकॉनमी डबल हो गई है। 1.9 ट्रिलियन पे इकॉनमी थी जो 4 ट्रिलियन पे आ गई। जब इकॉनमी डबल होती है तो आपका एक कानून है कि आप 60% ऑफ योर इकॉनमी, ऑफ योर जीडीपी आप कर्जा ले सकते हैं। कर्जा आप क्यों लेते हैं? आपके बजट्स डेफिसिट में आ रहे हैं। जब बजट पास होता है 4-5 अरब डॉलर की गुंजाइश होती है, वो आपकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वो सारा हाउस पास करता है, नून लीग नहीं करती। नून लीग के प्रपोजल हाउस वाले पढ़ते हैं ना, और हर हुकूमत ने, हर हुकूमत ने वैसे हाउस वाले पढ़ते हैं ना कि पास कर। हर पार्टी के अंदर 10-12 लोग तो ऐसे होते हैं जो कम से कम आपके साथ बहस करते हैं, बाकी नहीं पढ़ते। बाकी किसी की स्ट्रेंथ ज़राअत होती है, किसी की स्ट्रेंथ तजारत होती है, किसी की फाइनेंस के लोग 8-8, 10-10 लोग हैं हर पार्टी के अंदर, एक मिक्स है। तो जो हमने बोरिंग की है वो उस लिमिट के अंदर है, और जो हमने बोरिंग की है हमने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे की है। जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अब जैसे नीलम जलम कल चला है, 10 साल से इस पे पैसे लग रहे हैं, हमने आके लगाए ना। 12% बना हुआ था, कंप्लीट करके चला दिया। 88% उसकी कॉस्ट हमने पेश की, ये अगले 10 साल में वापस होनी है। तो जो आप बोरिंग करते हैं विद सूद वापस होगी, विद प्रॉफिट वापस होगी। हमने बिजली घर बनाए, हमने और सड़कें बनाई, इनका टोल आएगा, डेवलपमेंट की। तो आजकल एक्सपेंडिंग स्प्री है। अगर आप आज एक चीज़ बना लेते हैं, नीलम जलम आज बना लिया, 2 साल के बाद बनाते इसकी कीमत दुगनी हो जानी थी। सो ये एक रिस्पॉन्सिबल, अगर कर्जे लेके आप सिर्फ रोटी खा रहे हैं वो आपका नेगेटिव है, वो आपको वहाँ कफ़ायतशारी करनी चाहिए। इस वक्त मैं आपसे तस्लीम करता हूँ आपके सामने कि कर्ज़ों का कुछ पोर्शन ऐसा भी है जो अपने हम बजट फाइनेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। वो बदकिस्मती है हमारी, उस साइकिल से हम निकल रहे हैं, रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, सारे अहदाफ सवाए इसके कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है इंपोर्ट के अंदर और हमारे रिजर्व्स गिर रहे हैं। ये 2 चैलेंज हैं हमारी हुकूमत के लिए। अदरवाइज़ आप किसी अहदाफ पे मेरी बात करें, मेरे से बात कर लें, आपकी इन्फ्लेशन 47 साल के बाद लोएस्ट है, 47 ईयर्स के बाद। आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 13 साल में हाईएस्ट है। आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट हाई है, आपकी इंपोर्ट ऑफ मशीनरी हाई है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। कहाँ वो 2013 का पाकिस्तान, दहशत गर्दी वाला पाकिस्तान, एक मायूस पाकिस्तान, आज तो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? एक चीज़ मुझे बता दें, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं? नंबर 1, आपने कुछ फिगर्स बताए मुझे इकॉनमी पे, आपने मुझे एजुकेट करने की कोशिश की कि मेरी अपनी इकॉनमी बड़ी ख़राब है, तो मुझे इतना इकॉनमी का पता नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे सारे खर्चे बताए ना कहाँ कहाँ कर रहे हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा। मैं सारे दे देना तानू तो है, मेरी तनख्वाह है, तो है मेरे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप रोक सकते होंगे। आपने कोई चीजें रोकी नहीं, सारी आप लोगों ने कॉस्मेटिक चेंजेस की। हमने रोक दी, कॉस्मेटिक चेंजेस की ना, कॉस्मेटिक डेवलपमेंट किया, अननेसेसरी इंपोर्ट्स के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाई, जिससे एकदम 24% से जो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही थी आज 6% पे आ गई हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स मार्च टू मार्च का अगर कंपैरिजन करें, इस मार्च में पिछले मार्च से 24%। अच्छा, वापस कैसे करेंगे वो बता दें, कर्जे जो लिए वापस कैसे करेंगे? नीलम जलम चल गया, एक नीलम जलम आ गया, इसी तरह के बाकी प्रोजेक्ट, इसी तरह के जो बाकी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। जब वो 2 रुपये बिजली आपको वापस यूनिट करेगा तो आपका 17 रुपये का यूनिट बनता था, आप बास्केट प्राइस आपकी एनर्जी की कम हो जाएगी, आप लोगों से कम सस्ती बिजली देंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वायबल हो जाएंगी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। Why would people invest in Pakistan? Why would they do that? If the Prime Minister of a country, just a sec, if the Prime Minister of a country, वो कहते हैं ना MLAs, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लेटर्स लिखते हैं, यहाँ से हमारी हुकूमत लिखती है, हमारे इदारे लिखते हैं, और वो कहते हैं जनाब कि ये 21 मुल्कों को लिखते हैं MLAs के जी मियाँ नवाज शरीफ साहब की कहाँ कहाँ पे जायदादें हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनमें से 3-4 ममालिक
वापस जवाब देते हैं कि जी इत्थे थे ना दी जायदाद है, इत्थे थे मियाँ साहब दे सारे बिजनेसेस ने। बट अदर देन दैट वो कहते हैं जी अभी हम अपने प्रोसेस में डाला हुआ है हमने, फिर बताएंगे कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं मियाँ साहब की। जब मियाँ साहब की इन्वेस्टमेंट्स बाहर हैं, मियाँ साहब की प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, मियाँ साहब खुद कारोबार बाहर करते हैं, तो कोई बाहर से उठ के क्यों आएगा पाकिस्तान के अंदर? मैं आपको बताता हूँ, देखें दो किस्म के लोग होंगे जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। एक तो आपके पाकिस्तानी भाई हैं, वो कहाँ जाएं, उन्होंने पाकिस्तान में ही लगाना है, उनके लिए एक इवन प्लेइंग फील्ड की। मियाँ साहब पाकिस्तानी नहीं है, मैं मियाँ साहब की भी बात कर रहा हूँ। मियाँ साहब, अगर आप मियाँ साहब की ज़ाती बात करेंगे तो हमारे मुल्क में दो ट्रेजेडीज़ हुई। एक भुट्टो की नेशनलाइजेशन, जिसके बाद आपका इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा निकाल के बाहर ले गया, बड़े बड़े नाम जो थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है जी। दूसरा, मियाँ साहब के ऊपर जो केसेस बने, उनका पूरा ख़ानदान बाहर चला गया, उन्होंने ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो करना था ना। वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है। जो वो पूरे सोशल सिक्योरिटी पे तो मियाँ साहब जिंदा नहीं रह सकते थे, नहीं रह सकते थे, उन्होंने कुछ करना था, ठीक है। लेकिन वो जो कुछ किया वो कुछ बहुत ही चंगा हो गया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लो अप हुआ है। किसी के पास फिगर नहीं है, कोई कहता है 2 अरब फिर मियाँ साहब खुद क्यों नहीं वो 3 अरब डॉलर, कोई कुछ। अच्छा, मियाँ साहब तो बार बार कह रहे हैं कि मैंने एक पैसा चोरी नहीं किया। बताओ ठीक है, चोरी कहाँ से चोरी किया? आपकी 1 मिनट के लिए बात मान ली राना साहब कि मियाँ साहब जो कहते हैं उनकी बात मान ली। मियाँ साहब फिर मनी ट्रेल क्यों नहीं देते रहे? देखें 1.5 साल मनी ट्रेल नहीं ये दिया। जो देखें कुछ हालात ऐसे, उनके वालिद की ज़िंदगी के अंदर ये फ्लैट खरीदे गए, फिर उन्होंने कुछ किया होगा, फिर 2006 में उनके नाम से कहीं और गए, फिर 2006 में, मुझे उनकी फैमिली बिजनेस की डिटेल्स नहीं पता ना, मैं वकील हूँ कि मैंने उनके केसेस फॉलो किए। लेकिन पाकिस्तान के हर बिजनेसमैन का मुल्क से बाहर एसेट्स हैं, और वो 3 फ्लैट की खातर हमने मुल्क को जो नुकसान पहुँचाया है, 3 फ्लैटों की, उनको कोई कहता है 3000 करोड़ के हैं, कोई कहता है 5000 करोड़ के हैं। मतलब एक ऐसी, किसी ने ये नहीं कहा कि लंदन से प्राइस पूछें कि 1996 में उनकी क्या कीमत थी, ठीक है ना जी। ये छोड़ें अब इस बात को कि करप्शन, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? असल में वजह पता क्या होगी? मैं एक छोटी सी आपसे गुजारिश करूँ। वजह ये होगी कि मियाँ साहब अगर शुरू में जो स्टेटमेंट्स आती थी ना मियाँ साहब की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जी हमारे पास है सब कुछ, हम बताने के लिए तैयार हैं, फिर मरियम बीबी ने कह दिया जी कि हमारे पास तो कोई जायदाद नहीं है, फिर वो स्टेटमेंट्स जो है ना वो मेरे ख्याल में गले पड़ गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा ख्याल है कि 35 साल पुरानी या 20 साल 30 साल पुरानी चीज़ों का अचानक 1-2 जवाब देना, और वो मैं नहीं समझता। मुझे अगर कोई पूछे कि मैं 20 साल 25 साल पहले सऊदी अरेबिया में काम करता था, मैं वापस आया, अब मुझे पूछें कि जी उस वक्त क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं होंगी, और या उसकी तफसील अवेलेबल नहीं होगी। और पाकिस्तान के टैक्स लॉज भी ये कहते हैं कि 500 साल से पुरानी चीज़ें आप नहीं पूछ सकते। बहरहाल मियाँ साहब इस वक्त एक जो एक ट्रैप उनके लिए लगाया गया था, उसके अंदर You think it was a trap? इट वॉज अ ट्रैप। Why? बिकॉज या तो एहतसाब सबका होता, आज पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदे का हो रहा है ना। नहीं, बट वाई? नहीं, वाई मियाँ साहब? वाई 2 दफ़ा पहले क्यों हुआ था? 2 दफ़ा पहले की बात छोड़ दे। 2 दफ़ा पहले, let's talk about this। 1999 में वो गए जाते, उनको निकाल दिया जाता है। नहीं यार सुने ना, मैं अब एक बात कर लूँ। 99 में उनकी हुकूमत का बगावत के जरिए तख्ता उलट गया, ख़त्म, फारग हो गए। 14 साल के बाद 2013 में वज़ीर आज़म बनते हैं। 1999 से पीछे के उनका एहतसाब शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं ये 14 साल काफ़ी नहीं थे? एक मुझे बात बताएं, देखें आइन इजाज़त देता है ना, चीफ एग्जेक्टिव, एक बड़ी गुजारिश, सिर्फ मियाँ साहब के लिए इजाज़त नहीं, मेरी एक बात सुनिए। आइन इजाज़त देता है कि एक चीफ एग्जेक्टिव जो है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अपॉइंट कर सकता है, उसको सैक भी कर सकता है, ठीक है, एयर चीफ भी अपॉइंट कर सकता है, नेवल चीफ भी कर सकता है, ऐसे ही है ना? आइन इजाज़त देता है ना, आइन की इजाज़त है। सो अगर ये जो क्रिटिसिज्म आ रहा है मियाँ साहब की तरफ से, या कुछ ऐसे मुस्लिम लीग नून के जियाले भी हैं जो ढके छुपे लफ्ज़ों में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं, जुडिशरी को टारगेट करते हैं ढके छुपे लफ्ज़ों में, और खुल के नहीं करते, जो खुल के करते हैं फिर जाके अदालतों में भीगी बिल्ली बन जाती है। मैं भी कई चीज़ों पे क्रिटिसाइज मेरी एक छोटी सी, अच्छा, जब ये करते हैं सब कुछ ये लोग, ठीक है, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, एक आम आदमी भी सोचता है कि यार सारी चीज़ें मियाँ साहब खुद करते रहे, ठीक है, ये कौन सी ऐसा प्रॉब्लम है कि किसी भी जर्नैल के साथ मियाँ साहब की बनती नहीं है? मेरा ख्याल मियाँ साहब वाहिद शख्स हैं जिनका कसूर ये है कि वो इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। क्या ठीक करना चाहते हैं? देखें, एक रियासत बनती है, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान की ज़रूरत है अदलिया। इस मुल्क में इंसाफ के लिए एक अदलिया होनी चाहिए जो लोगों के मामलात का हल करे, जस्टिस करे। ठीक। आपके दिफा के लिए एक फ़ौज होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें रियासत पालती है, रियासत इनको लेके आती है कि आपका ये काम है।
आपका अदलिया का काम है, आपका डिफेंस का काम है। ठीक है। कोई रियासत ये नहीं चाहती कि 4 मरतबा आपकी वही फौज का लीडर आए और वो बगावत के जरिए रियासत बन जाए। लेकिन मेरी गुजारिश, सवाल उधर ही है, सवाल भी वहीं पे है, जवाब भी वहीं पे, वो रियासत बन जाए। हाँ। और ये हमारे साथ हो चुका है। और अब वो जो बैलेंस था, आप एक इदारे को इजराइल से तो नहीं आए, हमारे अपने इदारे हैं ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक अवाम है जो पार्लियामेंट है, उनके नुमाइंदे हैं, और एक इस मुल्क के मुलाजम हैं, वो जज हैं, वो फौज है। उनका एक फंक्शन है जो रियासत उसके पैसे देके वो काम करवाती है। तो अगर हमारे बच्चे हैं, हमारे फौजी, हमारे बच्चे बेटे हैं। इदारे अगर काम नहीं करेंगे राना साहब, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी ना, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोर्ट्स में आप पाकिस्तान की मिसाल को छोड़ दें, दुनिया के मुल्कों में दुनिया को बाद में चलते, पहले अपना कार्य सीधा कर दिए, ठीक है ठीक। अच्छा, अगर फौज जो क्या पॉलिटिशियन जो है वो तो जाके सियाचिन में एक रात नहीं गुजार सकता ना, फौजी गुजार सकता, उसका काम नहीं है ना, काम भी नहीं। लेकिन अगर पॉलिटिशियन जो है, मैं सब पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, अगर कोई पॉलिटिशियन अपना काम नहीं कर सक रहा, तो वो जो एक तरीकाकार बनाया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाला, वो अगर बना दिया जाए तो कोई मुज़ायका है उसमें? ये सारे एक खराब हुए सिस्टम को, खराब एक पोल्यूटेड सिस्टम जो मार्शल लॉ के बाद की पैदावार है। राना साहब, उसमें सबकी इनपुट आ जाएगी ना। देखिए, अब आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात का मुझे पूरा उसका एहतराम। मैं तो आप लोगों की जिंदगी आसान करने की बात कर रहा हूं, आइंदा अगर कभी आप लोग आए तो उस वक्त की बात करो, या जो भी आए उसकी बात। एक मिसाल मेरे जहन में आ रही थी, लेकिन बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। जो आपकी सिक्योरिटी की टीम है, वो आपकी एडवाइज़र भी है कि आपको मुल्क के दिफा के लिए क्या चाहिए, लेकिन वो लिमिटेड वहीं तक है। अब आके अगर वो हमें कहें कि जी तुहानू गवर्नमेंट नहीं करनी आ रही, तुसी चोर, आप चोर हैं, और हमें वो चोरी का इल्ज़ाम लगा के निकालने की कोशिश करें, तो जो रियासत का वो बैलेंस है वो ख़राब हो गया। इस वक्त हम पता है किस स्टेज पे राना साहब, हम बहुत ख़राब हालात। मेरी गुजारिश सुनिए, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक हाइब्रिड वॉर का शिकार है जी, एक नई किस्म की वॉर है, जंग है जो पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दी गई है जी। सो हाइब्रिड वॉर में सारी चीज़ें मिल के इकॉनमी को, हाइब्रिड वॉर में होता ही है कि इकॉनमी जो है उसको डिस्टर्ब किया जाता है ताकि हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है हम उस पर बात ही ना कर सकें। हमारी पॉलिटिकल सेटअप्स जो है उनको डिस्टर्ब किया जाता है ताकि हम जनाब आगे टोरी ना सकी। ऐसी इदारों के साथ टकराव होता है, इदारों से टकराव मतलब कि अभी देखा जाए तो आप लोगों का ज्यादा चल रहा है, मुस्लिम लीग नून का ज्यादा चल रहा है। लफ्ज़ का हम तर्जुमा थोड़ा सा कर लें, हाइब्रिड क्या होता है। एक मिनट सब ये जो जंग है, ये इसमें सारी चीजें आती हैं। पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाता है, जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो जाती है, सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो अहम रोल अगर देखा जाए, जो हाइब्रिड वॉर का एक डेफिनीशन है वो देखा जाए, तो उसमें से बड़ा अहम रोल प्ले किया जा रहा है आपके एंड से, मतलब कि आपकी पार्टी के एंड से। देखें, सो यू आर पार्ट ऑफ दैट हाइब्रिड वॉर जो हम पे मुसल्लत। हाइब्रिड वॉर के अंदर आप जब ये बैलेंस ख़त्म हो जाता है, मैं आपसे अपने आप को ज़्यादा लायक समझूं, आप मुझे नालायक समझें, यहाँ हर कोई एक दूसरे को नालायक समझ रहा है, हर कोई एक दूसरे का काम करना चाहता है, अपने काम वो समझता है मैं अपने लिए बहुत लायक हूँ, अब मैं बाकी काम भी कर सकता हूँ। इसको अगर वॉर सिचुएशन को ख़त्म करना है तो खुदा के लिए अपना अपना काम करें, अपने अपने डोमेन में काम करें। आप अच्छा काम करेंगे, इस मुल्क का ही फ़ायदा होगा। मैं यहाँ पे इख्तलाफ करूँगा जी प्लीज़। इसकी वजह ये कि देखें, इदारे अगर मिल के काम करेंगे, मिल के करें, आप कह रहे हैं मिलने से क्या मतलब है? मिल से मुराद ये है सिक्योरिटी जो आपकी है वो अपनी एडवाइस दे, हम मुल्क के हालात के मुताबिक उनको हम बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज देनी चाहिए। कुछ चीजें इंटरलिंक्ड है ना, इंटरलिंक्ड है, बताएं। इंटरलिंक्ड है ना। देखें, अगर आप ये कहें कि जनाब सिक्योरिटी के इदारे अपना काम करो, तो साढ़े अलता तक को नहीं अखा उधर कर लो। अगर सिक्योरिटी के इदारे आपको कहें कि जी फॉरेन पॉलिसी हमने बनानी है, फॉरेन पॉलिसी का कॉम्पोनेंट हम उनकी एडवाइस ले लेते हैं, और अगर हम नहीं मानते तो हम गुनाहगार नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, आपने कौन सी एडवाइस मानी? आपने 4.5 साल आपके पास फॉरेन मिनिस्टर ही कोई नहीं था। नहीं, वो देखें, वो एक अलग चीज है। प्राइम मिनिस्टर खुद फॉरेन मिनिस्टर थे ना, ये तो स्लोग नहीं रहेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया? आज भी आप कह सकते हैं कि इस मुल्क में पेट्रोलियम का मिनिस्टर नहीं है, इस मुल्क में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। आज वज़ीर आज़म ने ये दोनों अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने टीम भी रखी हुई है। नवाज शरीफ साहब जो थे
उन्होंने अगर फॉरेन मिनिस्ट्री अपने पास रखी हुई थी तो उन्होंने कोई काम तो किया होगा ना, वो क्या काम किया उन्होंने? देखिए मैं समझता हूँ कि इतने इंडिया ने क्या हासिल कर लिया, इंडिया के को कंटेन किया हमने, न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में नहीं जाने दिया, किसी एक अहदाफ पे इंडिया कामयाब नहीं हो सका, हमने उनको डिफेंड किया फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। हर दुनिया में उन्होंने हमें फ्रेंडलेस करने की कोशिश की, हमने सब मुल्कों के साथ हमारे ठीक ताल्लुकात हैं, हर जगह हम सस्टेन कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। आप तो आइसोलेट हो गए राना साहब। ये आपका ख्याल है कैसे हम आइसोलेट हुए? आप तो 4.5 सालों में आइसोलेट होकर रह गए। आपके ईरान के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात? मुनासिब ताल्लुकात हैं, मुनासिब है। उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, उसके बावजूद हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। ओके चले, अफगानिस्तान के साथ हमने प्रूव किया, इंडिया के साथ हम नो गो एरिया बना हुआ है। ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। ईरान के टर्की के साथ अच्छे हैं, चाइना के साथ अच्छे हैं, सऊदी अरब के साथ अच्छे हैं। अफगानिस्तान के साथ आपके हालात ठीक, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट डोर नेबर्स फर्स्ट। ईरान के साथ आपके हालात ठीक नहीं रहे, अफगानिस्तान ने रियलाइज कर लिया ना कि अपनी गलती को। अफगानिस्तान में आपके साथ हालात ठीक नहीं रहे आपके 4-4.5 नहीं, अभी ठीक है। अभी उन्होंने 4.5 साल में हमने उनको रियलाइज करवाया कि हमारा अफगानिस्तान के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। 4.5 साल लग गए, लगते हैं टाइम, क्योंकि उनको उनके ऊपर चढ़े हुए हैं दूसरे लोग। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है राना साहब जो डिप्लोमेसी है। मैं कहता हूँ कि जितनी मेहनत इस हुकूमत ने अफगानिस्तान के ऊपर की है और आज उनको एहसास हुआ है कि वो उन्होंने 4.5 साल लूज किए। डिप्लोमेसी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है राना साहब। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पहले एग्जॉस्ट किया जाता है, वॉर तो लास्ट ऑप्शन होती है। देखिए मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, जो अगर डिप्लोमेसी में हम 4-4.5 साल बैठे रहें और सिर्फ 1-2 ममालिक पे हम कंसंट्रेट करें, जबकि दुनिया में और इस रीजन में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो हमने वहाँ पे क्या काम किया? देखिए बहुत कुछ हो रहा है। इंडिया का जो नैरेटिव है पाकिस्तान के ऊपर, वो दुनिया ने तस्लीम किया हुआ है। हम उस सिक्योरिटी इन्वायरमेंट से बाहर निकल रहे हैं। हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, यही फ़ौज थी, यही पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। नहीं आप ज़रब-ए-अज़ब शुरू कर सके थे, हमने रिस्क लिया ना, हमारी गवर्नमेंट ने उसका पैसा भी भरा और हमारी फौज ने भी काम किया। ज़रब-ए-अज़ब शुरू हो गया था, फिर आपको बताया गया। नहीं, ज़रब-ए-अज़ब की जब मीटिंग्स हो रही थी उस वक्त इमरान खान कहता था इनके दफ्तर खोल दो केपीके के अंदर। वो इमरान खान को बेस बात ही नहीं कर रहे। मैं आप नहीं कर रहे, लेकिन गलत किया उसने। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए कि उसके बाद आपका काम शुरू हुआ। इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं उस वक्त जब ज़रब-ए-अज़ब शुरू किया गया, वो शुरू करके आप लोगों को बताया गया, आप लोग तो उनको फिर बैठ के एंगेज कर रहे थे। नहीं, खुदा के लिए आप एंगेज करके बैठे हुए थे। उसके ऊपर पूरी बजटिंग हुई, उसके ऊपर पूरे अखराजात की प्लानिंग बनी, उसके ऊपर पूरी एक वो हुआ, उसके बाद ज़रब-ए-अज़ब लॉन्च हुआ। मुज़ाकरात के चक्कर में पड़ गए थे। किसके मुज़ाकरात के चक्कर? आप मुज़ाकरात करने के चक्कर में पड़ गए थे। हमने मुज़ाकरात एग्जॉस्ट करने के बाद पूरे पाकिस्तान को रियलाइज कराया। एम्पल टाइम। नहीं, मुज़ाकरात किससे कर रहे थे आप? देखिए यही तो पॉलिटिकल विक्ट्री थी हमारी। क्या पॉलिटिकल विक्ट्री ये थी कि पूरी कौम और केपीके कन्विंस हो गया कि अब यहाँ ज़रब-ए-अज़ब जरूरी हो गया। उससे पहले लोग समझते थे आपने उनको टाइम दे दिया। नहीं, नो, उससे पहले ये लोग मुज़ाकरात के चक्कर में वो तो टाइम बाय कर गए। नहीं, उससे पहले लोग समझते थे कि ये लोग हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे साथी हैं, ये ठीक हो जाएंगे। ये पाकिस्तान के साथ कश्मीर में भी गए थे, फलां भी हुआ था, हमदर्दियां थी लोगों की। जब सारे मुज़ाकरात नाकाम हुए, इसमें उन्होंने टाइम बाय किया। देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, टाइम बाय किया होगा, लेकिन वो वॉर जस्टिफाई हो गई, वो वॉर जस्टिफाई हुई और पाकिस्तानी मेरे ख्याल में दे बॉट टाइम, और आपने उन लोगों को एंगेज कर दिया मुज़ाकरात के चक्कर में। मुज़ाकरात वो करते रहे, मुज़ाकरात से निकलना कुछ भी नहीं था। वो कहाँ गए? उन्होंने अपने आप को दोबारा से अपनी पोजीशनें रीपोजिशनिंग की उन्होंने। लेकिन हमने तो अपने इलाके क्लियर किए ना जी। लेकिन वो फौज ने किए ना। फौज ने की। फौज यार, फौज कौन है? हु इज फौज? फौज के अंदर मेरे बेटे बच्चे इस मुल्क की खातर, अगर उनको 100 बंदा चाहिए, 1000 सिविलियन लाइन में खड़ा होता है, फिर वो शहीद होते हैं, उनको पता होता है हमने शहीद होना। ये पाकिस्तानी कौम के बच्चे हैं, फौज हमारे बच्चे हैं। फिर जब वो शहीद हो जाते हैं, फिर उनकी लाशें भी हम ही दफनाते हैं। वैसे तो वो अगर आप फौज को कहें कि ये कोई अजनबी चीज है, ये हमारी फौज है। बड़ी मेहरबानी, हमारे बच्चे हैं। मैं यहीं पे आपको लाना चाह रहा था कि यहीं पे ये फौज हमारी है। हाँ। हमारे ही बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, ठीक है। और ये इजराइल से नहीं आई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको साथ मिला के चले। बिल्कुल साथ मिला के चलते हैं, उनकी एडवाइस लेते हैं, उनकी जरूरियात पूरी करते हैं। लेकिन साजिश हो जाती नहीं। देखें मुल्क की हुक्मरानी में उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, और शायद आजकल बेहतरी भी है नहीं है, फिर बात दूर चली जाएगी। वो खुद कहते हैं कि अब हम सिविलियन सेटअप के साथ मिलके चलना चाहते हैं। उनकी मेहरबानी है, क्योंकि वो हमसे बड़े हो गए।
नहीं, बड़े छोटे की बात नहीं है, मुझे ये नहीं समझ आती कश्मकश क्या है, व्हाई इज दिस कश्मकश गोइंग ऑन। मियां साहब कहते हैं जी कैसी मैसिव स्ट्रॉन्ग। मैं अपनी वापस उसी बात पे जाता हूँ कि एक रियासत बनी, उस रियासत को फौज की भी ज़रूरत थी, उस रियासत को अदलिया की भी ज़रूरत है, ये स्टेट के ऑर्गन्स हैं, और स्टेट इज़ पार्लियामेंट, स्टेट इज़ गवर्नमेंट, जो अवाम उतारती है और बनाती है। इसने मुल्क चलाना है, फ़ौज को यूज़ करना है, अदलिया को मौका देना है कि वो पाकिस्तान में इंसाफ करे। अगर स्टेट की रिट इधर से चैलेंज हो या उधर से चैलेंज हो तो स्टेट कमज़ोर हो जाएगा। और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में फ़ौज अपना काम करती है, अदलिया अपना काम करती है, इनमें कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होती, गवर्नमेंट की रेट को, अवाम की हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं करता। पता है कि आई वाज थिंकिंग वन थिंग व्हेन यू वर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग, मेरे ज़हन में एक चीज़ आई थी। ये जो आप सोच रहे हैं ना कि 31 मई के बाद ये झंडा भी नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा, हाँ, मेरा टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, टेन्योर ख़त्म हो जाएगा ना, तो लेकिन ये जो सोच है ना आपकी स्टेट ऑर्गन्स वाली, ठीक है, ये गलत है। ये ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक शुक्रिया, है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पार्टी गलत है। ये तुसी अगर पार्टी किसी होर च होंदे ना तो प्रोबेबली उसके बाद भी जो है ना मेरे ख्याल में झंडा लगा रहता राना साहब, और ये झंडे के बाद डंडा ना होता। मैं 87 में पाकिस्तान वापस आया, 97 में नून लीग ने मुझे टिकट दिया, 10 साल मुझे लगे सही पार्टी सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा। आज भी मैं रिग्रेट नहीं करता कि दूसरी सारी जमातों से ये हमारे में कमज़ोरियाँ हैं, परफेक्ट अल्लाह ताला की ज़ात है, बेशक उन सब से बेहतर जमात ये है जो पाकिस्तान से मुखलिस है, पाकिस्तान में डेवलपमेंट करना चाहती है। चीज़ का जवाब हमारे में गलतियां होंगी, नहीं, ठीक है, मैं बड़ी अच्छी बात है आप मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं एक चीज़ का जवाब नहीं मुझे मिला कि हर चीज़ हर बार मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या लेट मी पुट इट दिस वे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने सींग फंसा के क्यों बैठ जाते हैं? देखें, मेरा जो एक्सपीरियंस है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, दे है वो लुक डाउन करते रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर। हमेशा मियाँ साहब कोई करते नहीं, क्योंकि मेरा भी हमेशा मियाँ साहब भी, मेरा भी ताल्लुक थोड़ा सा फौज से है, ठीक है, मेरे वालिद भी फौज में थे, मेरे दोस्त हैं। मियाँ साहब को अच्छा लुक डाउन करते रहे हैं कि फौज वाले का, मियाँ साहब फिर भी मियाँ साहब ने फौज को लुक डाउन नहीं किया, तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, बिल्कुल थे और सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात है मियाँ साहब के, 2 दफ़ा उनके साथ हो चुकी है ना, लेकिन फौज वाले तो वो ही इज लिविंग विद इतने उनके लिए गलत इस्तेमाल हो चुके, इसलिए ही इज लिविंग विद दैट थिंग इन द बैक ऑफ हिज माइंड। मियां साहब बिल्कुल, मैं ये एक इंसानी फितरत है, वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूके मार के पीता है, तो वो फैक्टर होता है। हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन फौज वालों के जो व्यू हैं मियाँ साहब के, मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, लोगों को जानता भी हूँ, बहुत नेगेटिव है। कभी उनको, खैर छोड़ें, क्या उनके बारे में सोचा है वो, एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और सिविलियन लोग अब फ़ौज को बेहतर समझने लग गए हैं, क्योंकि 4 दफ़ा इन्होंने हुकूमत की है, लेकिन फ़ौज पॉलिटिशियंस को नहीं समझती, वो उनको नालायक ही समझती। आपको पता है एक दफ़ा ये पीपल्स पार्टी के दौर में ये पॉलिटिशियंस ने बड़ी शोर मचाया, क्योंकि अभी पिछली थोड़ी देर पहले फॉरेन पॉलिसी पे बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत शोर मचाया कि जनाब फॉरेन पॉलिसी की इनपुट जो है ना हम देंगे। उस वक़्त कियानी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल पाशा वाज प्रोबेबली DGISI, तो एक ग्रुप बनाया गया पॉलिटिशियंस का और उनको कहा गया कि तुसी सानू इनपुट दे दो फॉरेन पॉलिसी दी। वो फॉरेन पॉलिसी की जो इनपुट दी गई और बड़े क्रीम चुनी गई पॉलिटिशियंस की, और उन्होंने जो इनपुट दिया है, राना साहब आप तो जाते रहते हैं असम्बली के अंदर और आपके पास तो एक्सेस भी है उनको देखने की, आप ज़रूर देखिएगा वो जाके जो इनपुट उन्होंने दी फॉरेन पॉलिसी पे। किसने? ये पूरी टीम बनाई गई थी, अच्छा, पॉलिटिशियंस की, फ्लोर ऑफ द हाउस से पॉलिटिशियंस की एक टीम ली गई और उन्होंने जो इनपुट दी फॉरेन पॉलिसी पे, अच्छी नहीं थी। वो मेरे ख्याल मैट्रिक दा एक मुंडा या कुड़ी ज्यादा अच्छी दे। देखिए, अब यही बातें हैं कि वो आप तो रिकॉर्ड है ना, मैं तो हमारे लुक डाउन करते हैं। लुक डाउन की बात हमें फौज से जरूर एडवाइस लेनी चाहिए सिक्योरिटी के ऊपर। गुजारिश सुनने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो उसको जरा पढ़ लीजिएगा, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ा, आप लोगों का असेंबली का वो रिकॉर्ड है वो। देखिए, मैं नहीं समझता कि पॉलिटिशियंस के लिए कोई ये बहुत शतरंज का खेल है जो हमें समझ नहीं आता। आपने अच्छे रिलेशन रखने हैं, हमसाये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, आपको अपने हमसायों नजर नहीं आया ना राना साहब। देखें, हम आइसोलेट हो गए, इंस्टेड आप कारगिल करेंगे, फिर आप दोस्ती के लिए कारगिल तो खत्म हो गया ना, नहीं खत्म हुआ, ये अगले 50 साल आपको हॉन्ट करेगा।
आपकी नैरेटिव दुनिया का आपके लिए चेंज हो गया। आपको उन्होंने एक गैर जिम्मेदार रियासत का पुट इट दिस वे, अगर कारगिल किया, अगर कारगिल किया, अगर आपकी नज़र में कारगिल गलत किया, तो सियाचिन किसने किया? इंडिया ने किया ना जी। तो आपके बांग्लादेश किसने किया? इंडिया ने किया ना। हमने तो अगर सियाचिन इंडिया कर गया, उसने भी वही काम किया, ठीक है। नहीं, अगर अपने एडवांटेज ली ना पाकिस्तान, बांग्लादेश के ऊपर तो बांग्लादेश में वो इट्स डिक्लेयर्ड कि उसने, इंडिया ने हमारे पे जनाब एडवांटेज लिया। नहीं, इंडिया ने तो हमारे ऊपर बहुत जगह हमले किए, लेकिन हर आपने जगह अगर कारगिल कर दिया तो उसमें क्या गलत कर दिया आपने? नहीं, देखें, बात ये नहीं है। बांग्लादेश के अंदर सिर्फ इंडिया की वहाँ आ जाने से बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ। बांग्लादेश के अंदर हमारे मैं समझता हूँ कि अगर जमहूरी जमातें हुकूमत में, अगर यहाँ डिक्टेटर्स ना आए होते, अगर आपके पास अयूब खान का दौर ना होता, या काम करते, इंस्टीट्यूशंस अपने बना के रखते, किसी डिक्टेटर की जरूरत ही नहीं थी। हमारे अंदर वो बात सही है आप कह रहे हैं। ये अगर आप उनको जस्टिफाई करते हैं कि जी हमारी कमजोरी की वजह से वो आ गए, कमजोरियां पॉलिटिशियंस की, फिर यही तो मेरा सवाल है कि जो एक स्टेट रियासत, लोगों के पास टाइम होता है, यू गेट एम्पल टाइम। आप मेरे उसी सवाल पे आ गया कि जहां मैंने आपको कहा कि एक रियासत बनती है, वो फ़ौज बनाती है, वो अदलिया बनाती है, फिर एक वक्त आता है कि वो फ़ौज कहती है कि ये जो रियासत वाले हैं ना, ये नालायक है, अब इनका काम भी हमने करना है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप लोग डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर फौज किधर जाएगी? वो अपना बॉर्डर अगर सेव कर लेंगे तो हम डिलीवर करेंगे। हम मुल्क चला क्या लेता है एक ओथ, क्या लेता है एक फौजी ओथ, क्या लेता है एक फौजी ओथ लेता है कि जनाब अंदरूनी और बैरूनी खतरों से मैंने नहीं, उसकी जो ओथ है वो मुल्क के दिफा के हवाले से है। मुल्क उसका मुल्क अंदर के भी मुल्क है ना, कि सिर्फ बॉर्डर पे बैठा। मेरा ख्याल यहाँ पे एक डिस्टॉर्शन आ गई जिससे हमें निकलना होगा। मेरे ख्याल में ये डिस्टॉर्शन पाकिस्तान को खा जाएगा। मेरे ख्याल में दिस इज अ ट्रस्ट डेफिसिट जो स्पेशली आपके कुछ पॉलिटिशियंस में है, जो फौज के लिए है। ट्रस्ट डेफिसिट है ये। नहीं, ये ट्रस्ट डेफिसिट फौज का हमारे में बहुत ज्यादा है, इसलिए कि आप लोग डिलीवर नहीं करते। वो उनके पैमाने पे शायद हम कभी भी पूरा ना उतरे। नहीं, ऐसा नहीं, पैमाना बड़ा हो जाता। देखिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ये एक ट्रेजेडी आज की गुफ्तगू के अंदर जो हासिल है ना गुफ्तगू का, एक ट्रेजेडी की निशानदेही हुई है, इसको ठीक होना चाहिए। आप बैठे अपना जहन साफ करें, और आपके जहन से जिस दिन निकल जाएगी ये बात, जो कि आप, वो बात है ना कि आपके साथ एक दोस्त